हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग झरना किताब जो कि क्लास 6 के लिए है उसका चैप्टर 14 करने जा रहे हैं। 14 का सॉल्यूशन, जिस चैप्टर का नाम है कि जब मैं मर गया। तो ये टाइटल देख करके ही लग रहा होगा ना कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कैसा नाम है भला चैप्टर का कि जब मैं मर गया। तो एक्चुअली में ये काल्पनिक कहानी है, हास्य व्यंग्य की कहानी है, कॉमेडी की कहानी है कि जिसमें लेखक ने ये कल्पना की है कि जब लेखक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं तो स्वर्ग का सिनेरियो क्या है, यमराज वहाँ कैसे दिखते हैं, चित्रगुप्त जी लोगों के पाप पुण्य का हिसाब कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो ये के चैप्टर का पेज है और राइट साइड में हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। ओके, तो हम लोग अब सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेहोशी की हालत में लेखक किसके दरबार में पहुंच गए। तो इसका उत्तर तो आपको पता होगा ना कि कौन है जो लोगों के पाप पुण्य का हिसाब रखता है। नाम है चित्रगुप्त। ओके, सेकंड क्वेश्चन, शराब का व्यवसाय करने वाले अमेरिकी को एक दिन के नरक के साथ कितने समय का स्वर्ग मिला। तो उसे 2000 वर्ष के स्वर्ग का सुख मिला। थर्ड क्वेश्चन, बेढप बनारसी किस भाषा के कवि हैं। तो आप समझ रहे हो कि आपको याद होगा कि इस चैप्टर के लेखक हैं बेढप बनारसी। तो ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। इसका उत्तर है हिंदी, वो हिंदी भाषा के कवि हैं। इनमें से कौन विचाराधीन नहीं थे। सवाल है कि इनमें से कौन विचाराधीन नहीं थे। विचाराधीन होने का मतलब होता है अंडर कंसिडरेशन। तो ऑप्शन है रत्नाकर, महात्मा गांधी, शैली और शेक्सपियर। तो उत्तर है महात्मा गांधी। उनके केस का निपटारा हो चुका था, उनके पाप पुण्य का निपटारा हो चुका था। इस कहानी के अनुसार वो विचाराधीन नहीं थे। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लड़ रहे थे आपस में। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, लेनिन और मार्क्स और बिहारी तथा घनानंद। तो इसका उत्तर है कि लेनिन और मार्क्स, जिनका बैकग्राउंड रूस से है, सोवियत संघ से है, वे दोनों इस कहानी में लड़ते हुए दिखाए गए हैं। ओके, राइट साइड के पेज में हम लोग इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देख रहे हैं, शब्दार्थ को भी देख रहे हैं। तो पहला शब्द है परिचारक। तो परिचारक किसे कहते हैं। सेवा करने वाले को परिचारक कहते हैं। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक। उपस्थित, समीप आया हुआ या मौजूद। ओके, सुपुर्द, सुपुर्द करना, सौंपना। विचाराधीन, जिस पर सोचा जा रहा हो। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, पैलेस, है ना। एक डिफरेंस है, जरा सा ध्यान रखना है कि वो प्रसाद जो हम लोग भगवान की पूजा में खाते हैं उसकी स्पेलिंग ऐसे होती है प्रसाद, प्र, और यहाँ पर ये लिखा है प्रासाद। ओके, आमोद प्रमोद करना, तो मौज मस्ती करना। मसहरी, मच्छरदानी। ताकीद, निर्देश और चेतावनी। दालान, दालान का मतलब होता है बरामदा से, है ना। ये चीज़ें हो गई। ओके, एक शब्द और भी है, वो है मकर ध्वज। तो मकर ध्वज एक्चुअली में आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी में एक प्रसिद्ध रस है जो फूलों के पराग से बनाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा माना गया है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बताइए सेक्शन का, है ना। तो बताइए सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाजा बजने पर लेखक को कैसा जान पड़ा। कैसा जान पड़ा, कैसा फील हुआ, है ना। तो बाजा बजने पर लेखक को ऐसा जान पड़ा कि 200-400 तोपें एक साथ छूट रही हैं, है ना। तोप समझते हो ना, तोप की आवाज़ कितनी तेज़ होगी, तो उसकी आवाज़ों के जैसा ही फील हुआ लेखक को। सेकंड क्वेश्चन है
कि सैनिकों की वर्दियाँ कैसी थी। जब बेढब बनारसी लेखक महोदय स्वर्ग में पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्हें सैनिकों की वर्दियाँ कैसी दिखाई दी थी। तो सैनिकों की वर्दियाँ सोने चांदी के काम से युक्त थे, है ना, उसमें तरह तरह से सोने चांदी के वर्क लगे हुए थे, सजाया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, यमराज के सामने पहले किसे उपस्थित किया गया। तो यमराज के सामने जब बारी बारी से धरती से मर करके आए हुए लोगों की पेशी की जा रही थी तो उसमें सबसे पहले किसे उपस्थित किया गया। यमराज के सामने सबसे पहले अमेरिका के एक करोड़पति शराब व्यापारी, है ना, एक लीकर बिजनेसमैन को उपस्थित किया गया कि भाई पहले उनका हिसाब किताब किया जाए। ओके, नाउ वी हैव कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि लेखक ने यमराज का जो वर्णन किया है उसे आपको अपने शब्दों में बताना है कि यमराज कैसे थे, है ना। तो आप जानते हो ना कि हम किसी का वर्णन करते हैं तो उनके लिए काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। सो हियर इट इज़, लेखक ने यमराज पर व्यंग करते हुए उन्हीं के शब्दों में वर्णन किया है। बड़े लोगों के लिए अलग दंड का विधान है, विधान, और छोटे लोगों के लिए अलग। अमेरिकी शराब व्यापारी के लिए अलग दंड का विधान है और बाकी लोगों के लिए भी अलग। जबकि हिंदी भाषा के कवियों तथा महापुरुषों के लिए अलग। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कि चित्रगुप्त ने अमेरिकी व्यापारी के बारे में क्या बताया। हाँ, चित्रगुप्त जिनके पास में पोथी पत्रा था जिसमें उन्होंने सारा अकाउंट स्टेटमेंट लोगों के पाप पुण्य का रखा हुआ था, उन्होंने अमेरिकी व्यापारी के बारे में क्या बताया। तो चित्रगुप्त ने अमेरिकी व्यापारी के बारे में बताया कि इन्होंने करोड़ों बोतलें शराब की बनवाई और बेची हैं। तो आमतौर पर शराब बनवाना, शराब का बिजनेस करना, शराब बेचना गलत माना जाता है ना। तो यही हिसाब किताब चित्रगुप्त जी ने यमराज के सामने में रखा था। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 6, उसमें है कि जिस महल में विचाराधीन लोगों को रखा जाता था उसका वर्णन करना है कि भाई वहाँ पर वो सारे केसेस, धरती से मर कर के आए हुए वो सारे लोग जिनका केस अंडर कंसिडरेशन है, हिसाब किताब अभी चल रहा है, वो कैसा था। तो जिस महल में विचाराधीन लोगों को रखा जाता था वह एक विशाल महल था। कितना विशाल, स्टेडियम कितना बड़ा। जिस कमरे में लेखक को ले जाया वह सोने चांदी का बना था। मसहरी तथा कुर्सी के गड्ढे नहीं, गद्दे, है ना, मक्खन से भी कोमल थे। सोने के गिलास में एक पेय, है ना, एक शरबत दिया गया जो जान पड़ता था कि अंगूर, संतरे और केसर के रस का मिश्रण है। जिस व्यक्ति के सुपुर्द में लेखक को रखा गया था उसने कहा कि आपका निर्णय तो कल होगा, तब तक आप यहाँ की सैर कर लें, है ना, यहाँ पर मज़े कर लें, घूम फिर लें। यहाँ नित्य संध्या नित्य संध्या का मतलब है हर रोज़ शाम में कोई न कोई खेल या आमोद प्रमोद होता रहता है। आज कुश्ती है ना, तो किसी से मिलना हो तो मिलने, ऐसा भी कहा गया। कहने का मतलब ये है कि वो जो महल था जिसमें अंडर कंसिडरेशन केसेस को रखा गया था तो उसमें लोगों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था थी। खूब सारा आराम, खूब मज़ेदार गद्दे, है ना, उनको खाने पीने की खूब अच्छी चीज़ें दी जाती थी। सोने का महल बना हुआ था और हर रोज़ शाम में कुछ न कुछ इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते रहते थे। 7th क्वेश्चन कि चित्रगुप्त ने वाराणसी में रहने वाले लोगों के लिए क्या कहा है। तो चित्रगुप्त ने वाराणसी में रहने वाले लोगों के लिए कहा कि वाराणसी में रहने वाले लोगों को तो कोई दंड मिलना ही नहीं चाहिए हुजूर, वहाँ के तो मच्छर और कीट पतंग भी स्वर्ग जाते हैं। कीड़े मकोड़े। तो ऐसा क्यों कहा गया है जानते हो बच्चों?
एक्चुअली में वाराणसी के बारे में, काशी के बारे में ये कहा गया है कि वो शंकर भगवान की त्रिशूल पर बसा हुआ है ना। किस पर बसा है? शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसा है काशी। इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगा। बसा शहर है काशी, जिसे लोग बनारस भी कहते हैं, है ना। इलाहाबाद के पास की जगह है। तो भाई शंकर भगवान, इतने बड़े भगवान, उनकी त्रिशूल पर बसा हुआ शहर, वो तो स्वर्ग के जैसी ही चीज़ होगी। लेखक किससे मिलना चाहता था और क्यों? 8वां क्वेश्चन है। लेखक महात्मा गांधी तथा तुलसीदास जी से मिलना चाहते थे। भाई लेखक के मन में इन दोनों के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट था, तो सोचा कि भाई स्वर्ग में इनसे मुलाकात हो रही है, तो ये गोल्डन चांस क्यों गंवाया जाए। क्योंकि वे, एक और बात है कि लेखक महोदय स्वर्ग के रहस्य को महात्मा गांधी तथा तुलसीदास के द्वारा जानना चाहते थे, कि उन्हें लगता था कि वे उन्हें सच्ची सच्ची बात बताएंगे। बाकी लोगों के बारे में उन्हें लगता होगा कि क्या पता कितना सच है कितना झूठ है ना। तो ऑथेंटिक, भरोसेमंद, रिस्पेक्टेबल लोगों में से लेखक ने किसे चुना? लेखक ने चुना महात्मा गांधी और तुलसीदास को। ओके, अब इसमें थोड़े से ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ग्रामर के क्वेश्चन या जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं जो हाथ से नहीं लिखे हुए हैं वो करवा दूँ। ओके, सही शब्द लिख करके वाक्य पूरे करने हैं। पहला है कि 12 सैनिक डैश की वर्दियाँ पहने खड़े थे। किस चीज़ की वर्दियाँ पहने खड़े थे? सोने चांदी की। याद है ना? हाँ, तो इसका उत्तर हो गया सोने चांदी। कई चपरासी मोटी मोटी जिल्ददार डैश लिए खड़े थे। तो वो क्या लेकर के खड़े थे? उनके पास में ना लोगों के पाप पुण्य की किताबें थी, पुस्तकें थी मोटी मोटी। महापुरुष ने डैश पर आसन जमाया। तो किस पर आसन जमाया उन्होंने? सिंहासन। महापुरुष कौन थे? यमराज। पहले सज्जन डैश के करोड़पति शराब के व्यापारी थे, अमेरिका के, है ना। चित्रगुप्त ने बताया कि डैश को भी दान दिया है। किसको दान दिया है? तो धार्मिक संस्थाओं को, जिसमें कि मंदिर भी शामिल होता है। डैश, लेखक का टेम्परेचर उतर गया, है ना। वो एक्चुअली में बुखार आ गया था और उसमें वो थोड़ी बेहोश अवस्था में थे, तो उन्हें लगा कि वो मर करके स्वर्ग पहुंच गए हैं। ओके, अब हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, भाषा के बारे में। दिए गए शब्दों के आगे लिखना है कि वे पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग। तो मैं सिर्फ पु और स्त्री लिखूँगा। ओके, तो सोना पुल्लिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, व्यापारी पुल्लिंग है और हिंदी स्त्रीलिंग है। सोमवार, सोमवार पुल्लिंग है। शेक्सपियर, ये भी पुल्लिंग है। ओके, गंगा नदी स्त्रीलिंग है। लास्ट पत्नी, वो भी स्त्रीलिंग है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हें बता दूँ क्या? ओके, चलो, अभी तो ज़्यादा समय निम्नलिखित शब्द को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है? ये 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। नीचे लिए गए वर्ग में
शब्द को पढ़ना है, क्रम के अनुसार दूसरे वर्ग में आया हुआ उपसर्ग लिखना है। ओहो, व्याकरण के क्वेश्चंस को हम लोग कभी और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर के, किस चैनल पे? न्यू एज कोचिंग के चैनल पे, है ना। और आप सब इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।